नमस्कार, मैं हूं आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है वो हमारे बिहार से संबंधित है। आप सबको पता है, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आजकल जितनी भी सोशल मीडिया है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह यह मुद्दा छाया हुआ है और वह है बिहार का जातिगत जनगणना कहिए या सर्वे कहिए। हालांकि एक प्रकार का यह जनगणना ही था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे सर्वे का नाम दिया क्योंकि जनगणना कराने का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसने उसका नाम बदल दिया। जब कोर्ट में केस गया मुद्दा, तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई, हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम करा रहे हैं सर्वे। जातियों की सर्वे कराई जा रही है ताकि हमें यह पता चले कि कितनी पिछड़ी जातियां हैं जिनका अभी भी कल्याण, अभी भी वेलफेयर होना बाकी है, कितनी अगड़ी जातियां, कितनी पिछड़ी जातियां, उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए प्रोग्राम्स, योजनाएं लॉन्च करेंगे। तो नीतीश कुमार साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका देखिए जी फोटो यहाँ पे दिख रहा भी है, हाथ हिलाते हुए। 20 साल से उनकी पार्टी सत्ता में है। 2005 से 2023 हो गया ना जी, तो 2025 में चुनाव है, तो 20 साल तो हो ही जाएगा। और उसमें कुछ एक आध साल जीतन राम मांझी को उनको बनाना पड़ा मुख्यमंत्री कुछ कारणों से। तो लगभग 20 साल से उनकी पार्टी सत्ता में है। लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और पूरे भारत में होनी चाहिए, और इसको लेकर के बार बार ये आवाज उठती रही है नीतीश कुमार की तरफ से। और जहां तक आपको पता है कि 2021 में अगस्त के महीने में सर्वदलीय एक डेलीगेशन जो है, जिसमें तेजस्वी यादव जो उस समय विपक्ष के नेता रहे और आज के समय में उप मुख्यमंत्री हैं, उस समय जदयू और भाजपा सरकार साथ में लेकर बनाई हुई थी और सरकार चला रही थी, दोनों सहयोगी पार्टी थी सरकार में। और जो राजद, राष्ट्रीय जनता दल है, उसके नेता जो थे, वो कौन है, तेजस्वी यादव थे उस वक्त। उन सब ने एक सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुलाकात किया और पूरे देश में एक जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। एक लंबे समय से यह मांग रहा है। तो पूर्ण आश्वासन तो नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी राज्य में उसकी अलग पॉलिसी रही बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी जातिगत जनगणना करने से कतरा रही है। आज भी जातिगत जनगणना करने से कतरा रही है, क्योंकि उसका पॉलिटिक्स, जो उसका राजनीति का जो केंद्र है, उसको उलट पलट के रख सकती है ये जातिगत जनगणना। इस मुद्दे पर भी हम आएंगे कि कैसे जो है क्यों बीजेपी इससे कन्नी काट रही है जातिगत जनगणना से। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस भी थोड़ी हिचकिचा रही थी इस मुद्दे को लेकर के कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा खुल के जो है अपने भाव प्रकट नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, राहुल गांधी या जो नेता हैं इसके। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक बना है और इंडिया ब्लॉक बनने के बाद जो एक विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है, उसके बाद कांग्रेस मुखर हो गई है और राहुल गांधी हर एक अपनी सभाओं में, अपनी भाषणों में यह बोल रहे हैं लगातार कि जातिगत जनगणना इस देश की मांग है। और ये थोड़ा सा और ज़्यादा मुखर तब से हो गया जब से सितंबर के महीने में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और उसमें महिला आरक्षण बिल को पास किया गया, 33% महिला आरक्षण बिल बड़े धूमधाम से उसको पास किया गया, सभी पार्टियों ने इसका साथ दिया। तो उसको लेकर के राहुल गांधी बड़े मुखर हैं कि भाई, अगर महिलाओं को रिजर्वेशन वाकई में देना है संसद में और सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, हर एक क्षेत्रों में, तो पहले जातिगत जनगणना कराना चाहिए ताकि पता तो चले कि किस जाति की कितनी महिलाएं हैं और कितनी पिछड़ी हुई जातियां हैं, कितनी अगड़ी जातियां हैं, कितनी संपन्न जातियां हैं। तो देखा जाए तो संपूर्ण ये जो राजनीति है वो जाति के ऊपर केंद्रित हो गई है। तो जहां बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदू बनाम मुस्लिम की होती है, पूरे जातियों को उन्होंने क्लब करके हिंदू कर दिया कि नहीं भाई, हम जाति की बात नहीं करेंगे, हम राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ या
जाटों, गैर जाटों, यादव, इनकी हम बात नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी जो ब्लॉक है वो हिंदू का है और उसके अगेंस्ट में कौन? मुस्लिम। तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम की जो राजनीति, एक पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण जो की जाती रही है प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो राज्य स्तर की चुनाव हो, चाहे वो केंद्र स्तर की चुनाव हो, बीजेपी द्वारा यही इसी प्रकार की राजनीति की जाती रही है, जिसको कमंडल की राजनीति भी कहते हैं। तो देखा जाए तो इस जातिगत जनगणना ने उसको शॉक कर दिया है। क्या इस पे रुख अख्तियार करे? अब बीजेपी यूनिट जो है बिहार की, उसको कहते हैं ना कि सांप यदि छुछुंदर को खा ले तो पकड़ ले तो ना उसको उगलते बने ना निगलते बने, क्योंकि दोनों ही केस में उस वो मर सकता है। तो यही केस हो गया। यही जो है एक तरह से बीजेपी, प्रदेश बीजेपी जो है बड़ी असमंजस की स्थिति में है और समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब राष्ट्रीय स्तर पे भी बीजेपी जो है चुप्पी साधे हुए है, बहुत मुखर नहीं है इसको लेकर के। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एमपी के जो दिग्विजय सिंह हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार के एमपी के, उन्होंने घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में यदि आ गया हमारा पार्टी सरकार में तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और कल की न्यूज़ है कि गहलोत सरकार राजस्थान में, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जीतेंगे उसके बाद जातिगत जनगणना कराएंगे। और मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और जिन 2-3 राज्यों में चुनाव है उनमें से एक या दो में भी अगर जीत के आ जाती है, जहाँ ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति अच्छी है और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है, राजस्थान में थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है, तो यदि 2 में भी अगर सरकार बना पाती है कांग्रेस, तो बची हुई जितनी भी राज्यों में उसकी सरकार है उन सब में हो सकता है कि जातिगत जनगणना करा दे। और यदि जातिगत जनगणना करा दी गई कांग्रेस द्वारा तो बीजेपी को इस पे खुल के आना पड़ेगा, अपनी रुख को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है, क्या स्टैंड है उसका। हालांकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और अब सारा का सारा जो है पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है इस वक्त। अब आने वाले समय में किस प्रकार की राजनीति होने वाली है, हालांकि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो मे भी जो है वहाँ से कुछ रुख पलटे, लेकिन इस वक्त तो एक ही चर्चा है, वो है जाति और जाति और जाति। ठीक है, तो उसी जाति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्यों आवश्यक, क्यों यह जो है आवश्यक था जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे कराना, यह समझना जरूरी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो या फ्यूचर में यदि हमें पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना है तो क्यों ये आवश्यक है कराना, इसे समझना आवश्यक है। आप जानते हैं कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। डीपीएसपी जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है वो कल्याणकारी राज्य, भारत के कल्याणकारी राज्य होने को स्पष्ट करता है और इसमें ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है जिसमें दबे कुचले और अंतिम व्यक्ति तक जो है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और वो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होकर के निकले और अन्य जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत वर्ग है उसके बराबर में आए। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ी सी इस समय की वर्तमान राजनीति की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ हमने दिग्विजय सिंह की बात करी, फिर यहाँ पे आइए बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया है कि हो सकता है महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना कराई जाए। डीएमके जो इस समय सत्ता में है तमिलनाडु के, उसने भी जातिगत जनगणना कराने की बात की है। तो अब सारी की सारी अब जो है खेल जाति की हो गई है। जाति हमारा पहचान है। आज के वक्त में भी 21वीं सदी में भी हम जाति से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं और ये हम दोनों वर्गों की बात कर रहे हैं। अगड़ी और पिछड़ी जातियाँ दोनों ही अपनी जातियों को लेकर के बड़ी मुखर रहती हैं। अगड़ी जातियाँ अपनी जाति को लेकर के बड़ी गर्व की भाव में रहती है, वहीं पिछड़ी जातियाँ जातियों का इसलिए बार बार राग अलापती है ताकि उनके रिजर्वेशन सिस्टम पे कोई आँच ना आए। तो ये कब से शुरुआत मानी जाए, कब से शुरुआत मानी जाए जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की? क्योंकि अब एक बड़ा मुद्दा चल पड़ा है कि भाई यदि बिहार के कास्ट सर्वे में लगभग 85% जनसंख्या ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी का है, तो क्या जो सीलिंग है 50% रिजर्वेशन का जो
इंदिरा साहनी मामला 1992 में आया था, इंदिरा साहनी विवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि 50% की सीलिंग के ऊपर हम नहीं जा सकते। क्या उसको अब हम तोड़ करके जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम होगा? आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर चुका है बिहार का कास्ट सर्वे। और ये एकमात्र उदाहरण है, आने वाले समय में जब अलग अलग राज्यों का कास्ट सर्वे निकल के आएगा, यदि होता है तो फिर एक बड़ा प्रत्यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाएगा रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के। तो पूरी राजनीति उलट पुलट हो चुकी है बिहार में। अब देखो जी, इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, और जदयू पार्टी सरकार चला रही है, और उसके सहयोगी पार्टी के रूप में राजद है। और इनकी पूरी पॉलिटिक्स हमेशा से जाति आधारित ही रही है। हालांकि ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं, तो समाजवादी यदि कहते हैं तो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात होनी चाहिए, लेकिन इनकी पूरी की पूरी राजनीति पिछड़ी जातियों के वोट पॉलिटिक्स पे आधारित है। और ख़ासतौर पे जो हमारे नीतीश कुमार साहब हैं, उन्होंने एक ओबीसी के अंदर से एक ईबीसी वर्ग को बड़ी मजबूत तरीके से निकाल के उभारा है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर के समय में ही ईबीसी की चर्चा चली थी। कर्पूरी ठाकुर जिस वक्त पहले कुछ महीनों के लिए रहे, फिर 77 से 79 के बीच में लगभग 1.5-2 साल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने ईबीसी की वकालत करी थी कि ओबीसी के अंदर में भी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, उसके अंदर एक ईबीसी वर्ग होना चाहिए जो अदर बैकवर्ड क्लास में भी बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, दबाया कुचला है हुआ है। तो वहाँ से ये चर्चा चली थी, और ये वर्ग बिहार में बड़ी मजबूत है वोट पॉलिटिक्स के मामले में, यह नीतीश कुमार को पता है, इसीलिए वो ईबीसी की पॉलिटिक्स बड़ी मजबूती से करते रहे। और उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उनमें ईबीसी के लिए बहुत ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई है जो खास लाभ पहुंचाती है उस वर्ग को। खुद ही ये कुर्मी वर्ग से आते हैं, ओबीसी क्लास से आते हैं, जिसका लगभग 3% के आसपास, 2.8% के आसपास इनकी देखेंगे कुर्मी का कितना जनसंख्या है, एग्जैक्ट फिगर अभी दिमाग में नहीं है। तो उसी वर्ग से ये आते हैं, ओबीसी वर्ग से। लालू प्रसाद यादव वर्ग से आते हैं, जो ओबीसी का सबसे बड़ा चंक है, सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है ओबीसी में। 14-14.5% के ही लगभग जो है यादव लोग हैं बिहार में। तो ओबीसी का सबसे बड़ा वर्ग खुद इस समय सत्ता में है, और दोनों ही अपनी पॉलिटिक्स को मांझ रहे हैं जाति के आधार पे। उनको यह समझ आ रहा है कि बीजेपी की यदि हिंदू बनाम मुस्लिम के पॉलिटिक्स को तोड़ना है तो हमें जाति आधारित पॉलिटिक्स को फिर से उभारना होगा, जिसको मंडल 2 कहा जा रहा है। जिसको क्या कहा जा रहा है? मंडल 2 कहा जा रहा है। ये मंडल कमीशन, सबसे पहले मंडल कमीशन ही आया था ना 1978 में पहली बार। 1978 में पहली बार मंडल के, बी.एन. मंडल के नेतृत्व में राष्ट्रपति आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए एक बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था। और बैकवर्ड कमीशन का काम था पूरे भारत में जो पिछड़ी वर्ग है उनके आर्थिक तथा सामाजिक आकलन करना, उनका आर्थिक तथा सामाजिक आकलन करना। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट फिर से इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आ जाती है, और इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद यह मामला दबा दिया जाता है। 1989 में जब फिर से गैर कांग्रेसी सरकार बनता है वीपी सिंह के नेतृत्व में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर उन्होंने ओबीसी को 27% का आरक्षण देने का काम किया, जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेड था। कि चूंकि मंडल कमीशन ने बोला कि भाई इस देश में लगभग 52% ऐसी जनसंख्या है जो ओबीसी में आता है, अदर बैकवर्ड कास्ट में आता है, तो इसीलिए इनको कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स में क्या देना चाहिए? 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वीपी सिंह ने ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया। एससी एसटी को तो बहुत पहले से आरक्षण मिलता आ रहा था। संविधान के लागू होने के पश्चात ही, भारत के आज़ाद होने के पश्चात ही एससी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनको 15 और 7% का आरक्षण दिया जाता रहा है। 15% और 7% का आरक्षण दिया जाता रहा, और 27% का आरक्षण किसको दिया गया? 27% का आरक्षण 1989 में ओबीसी को दिया गया। और यहीं से पूरे भारत की राजनीति बदल जाती है, और
क्षेत्रीय पार्टियों का उभार यहाँ से हमें देखने को मिलता है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, समता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता कर्नाटक का जो देवगौड़ा के नेतृत्व में जो जदयू की पार्टी चल रही है वो हो, चाहे शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में उभरती हैं क्योंकि ये कास्ट आधारित पार्टियां रही हैं। तो यहाँ से ओबीसी की राजनीति शुरू हो जाती है और ओबीसी ने भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है और इसके बाद ही जो है ओबीसी के नेता महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना शुरू होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। आज के प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं और ओबीसी का रोना रोक के भी ये कहते हैं कि भाई मैं ओबीसी हूं, तो जो है लोग मुझे कमजोर समझता है, या इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया था। मैं इस चीज़ को पूर्णतः नहीं बता पाऊंगा, याद नहीं है मुझे वो स्टेटमेंट, लेकिन ओबीसी को लेकर के उन्होंने एक बात कही थी। तो अब ओबीसी प्रधानमंत्री को खुद ओबीसी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है ताकि ओबीसी की वोट पॉलिटिक्स को साधा जा सके। अब रही बात कि थोड़ा सा हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं। ये कास्ट आधारित जो है रिजर्वेशन सिस्टम पहली बार कब स्टार्ट हुआ, पहली बार कब इस आइडिया को प्रपोज किया गया, ये बात समझने वाली बात है। सबसे पहले 1882 ईस्वी में 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम की डिमांड की थी। याद रखिएगा 1882 में सबसे पहले क्या हुआ था, रिजर्वेशन सिस्टम, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को डिमांड किया गया था। ज्योतिबा फुले जो पिछड़े वर्ग के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे हैं और विलियम हंटर, इन दोनों ने सबसे पहले इस आइडिया को प्रपोज किया था। हालांकि इसका स्वरूप सबसे पहले 1933 के कम्युनल अवार्ड जो गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो कम्युनल अवार्ड दिया गया, उसमें सबसे पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम देखने को मिलता है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो हम इतिहास जानते ही हैं कि एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया, ओबीसी की पहचान नहीं हो पाई है। 1978 में जाकर के कमीशन बनता है और मंडल कमीशन का निर्माण किया जाता है, जिसके रिकमेंडेशन को कब माना जाता है, 1889 में वीपी सिंह सरकार द्वारा। अब वीपी सिंह ने 27% का आरक्षण तो दे दिया। अब जब तुरंत उसके बाद चुनाव होता है और फिर से कांग्रेस पार्टी अल्पमत की सरकार बनाती है नरसिम्हा राव की नेतृत्व में, और नरसिम्हा राव ने जो है दे दिया 10%, एक ऐसा आरक्षण दिया है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। किसी जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको 10% के आरक्षण देने की बात उन्होंने कही। अब यहीं पर मामला फंस गया, इसको लेकर के कई सारी PIL फाइल हो गई कि भाई साहब एक तो आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर नहीं मिलेगा, सामाजिक रूप से आप कितना पिछड़े हुए हैं उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग जो है उसको आरक्षण मिलेगा। अब आर्थिक रूप से तो यही विवाद जाएगा जिसको कहा गया इंदिरा साहनी विवाद 1992 का। और इंदिरा साहनी विवाद में सबसे पहले तो 10% का जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, आज के समय में EWS जो है उसको 10% मिल गया ना, लेकिन उस समय जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया कि भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50% का हम सीलिंग लगा देते हैं कि 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं हो सकता, 50 से के अंदर में ही आपको रिजर्वेशन देना होगा। और एक तीसरा कि क्रीमी लेयर अर्थात ओबीसी में जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया और वो क्रीमी लेयर में आ गया, अर्थात वो सोशली भी अपने आप को मजबूत कर लिया और इकोनॉमिकली भी अपने आप को मजबूत कर लिया है। तो अब उसके बाल बच्चों को किसी भी प्रकार का फायदा प्रमोशन में, नौकरी के दौरान या तो नौकरी में प्रमोशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि SC ST और OBC को जॉब्स में प्रमोशन की, एक तो नौकरी लेते वक्त प्रमोशन आरक्षण मिला गवर्नमेंट जॉब्स लेने के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें, और फिर नौकरी होने के बाद ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी प्रमोशन मिल रहा है, उसको लेकर भी बड़ी विवाद रहा है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं। हम यहाँ पे उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इंदिरा साहनी विवाद की चर्चा की। उन्होंने क्या लाया, पहले पर 10% का उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% का आरक्षण मिला उसको खत्म किया, फिर उन्होंने क्रीमी लेयर लाया और सीलिंग लगा दिया कि 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये तब तक हुआ जब तक कि 103वां संविधान संशोधन नहीं हुआ जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को
फिर से पुनः आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उसमें कुछ क्राइटेरिया लगाई गई कि भाई साहब इनका इससे ज़्यादा आय नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है इनका ज़मीन नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है इनका घर घर जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 100 यार्ड्स या समथिंग 200 यार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है लाया गया कि शहर में कितने यार्ड में होगा और गांव में कितने यार्ड में होगा। इस आधार पर उन्होंने 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दे दिया और वहीं फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 50% की सीलिंग खत्म हो गई। अब 50% की जब सीलिंग खत्म हो गई, इसी को आधार बनाते हुए कास्ट आधारित जो सर्वे आई है उसमें अब ये डिमांड किया जा रहा है कि चूंकि 85% जो है ओबीसी और SC STs मिला करके हैं, तो 85% एक सब मतलब मात्र 15% जो है 5% जो है वो अगड़ी जातियां हैं। तो क्यों जो है जनरल में 50% का आरक्षण रहेगा और बाकियों के लिए 50% का आरक्षण रहेगा? इस सीलिंग को तोड़ा जाना चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। पॉपुलेशन में जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होना चाहिए। अब यहाँ से सारी पॉलिटिक्स जो है उलट पुलट हो गई है। तो आइए देखते हैं हम लोग कास्ट आधारित सर्वे और फिर पॉलिटिक्स को समझेंगे कि इसको क्यों जरूरी है ना, क्यों किया गया, ये इसके पीछे क्या जो है कारण रहा है। मैंने पहले ही बताया कि नीतीश कुमार जी बड़े लंबे समय तक इसका डिमांड करते रहे हैं। 2019 में भी और 2020 में भी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से एक रेजोल्यूशन पास किया गया। 19 में भी 18 फरवरी 2019 को और फिर अगले साल जो है 27 फरवरी 2019 को, दोनों ही साल बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा से रेजोल्यूशन पास किया गया। किस संदर्भ में? कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। 2021 में मैंने बताया कि सर्वदलीय एक डेलीगेशन मिलता है, किससे? यहीं से तो वो सांठगांठ होनी शुरू होगी ना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनने की। तो यहाँ से जो है हम देखेंगे कि ये जाके मोदी जी से मिलते हैं और मोदी जी जो है बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है होगा, चलो ठीक है समझते हैं आपकी बात को। और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो चाहेगी तभी हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, संसद की अथॉरिटी है, वो चाहेगी तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जरूरी नहीं जाति आधारित जनगणना कराना। तीसरा, तो अगले साल 2022 में हम 1 जून का डेट है, 1 जून 2022 को जो है वो चला जाता है, सर्वदलीय बैठक एक बार फिर होता है और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें निर्णय होता है कि हाँ हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे और अगले साल कराएंगे। 2023 में हम जाति आधारित जनगणना कराने वाले हैं। इसमें बीजेपी भी रहती है, क्योंकि अब बीजेपी इस समय, जहां 2019-20 में जब रेजोल्यूशन पास हुआ उस समय भी बीजेपी क्या थी? सत्ता में रही है। 2022 में जब आया जो जून का महीना, उस समय बीजेपी किस में थी? विपक्ष में थी। उस समय बीजेपी किस में थी? विपक्ष में थी। तो चलिए अब जून 2 को बिहार कैबिनेट जो है वो इसको पास कर देता है, इस निर्णय को पास कर दिया जाता है और 500 करोड़ का प्रावधान किया जाता है, 500 करोड़ का प्रावधान किया जाता है इस पूरे सर्वे को कराने के लिए। ठीक है, अब आ जाइए जनवरी में। इसको 2 चरण में, इस जाति आधारित जनगणना को या सर्वे को 2 चरण में पूरा किया गया है। 2 चरण में पहला चरण जो है वो जनवरी में हुआ, जिसमें हाउस होल्ड्स मतलब घरों को गिना गया, जिसमें लगभग 29 मिलियन हाउस होल्ड्स को काउंट किया गया है। पहला फेज में हाउस होल्ड्स को कि कितने घर हैं, घर पे, मेरे घर पे भी मार्क लगा के ये लोग गए थे, तो कितने घर हैं टोटल पूरे बिहार में, वो पहले काउंट किया गया। तो इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों को लगाया गया है, 2.4 लाख लोग, लगभग 2,40,000 लोगों को लगाया गया था। इसमें शिक्षक थे, अधिकतर शिक्षकों का ही यूज दिया जाता है। बिहार का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते कम हैं और इस फेयर में ज़्यादा रहते हैं कि भाई आज बच्चे कितना है तो चलो उनके लिए अंडा कितना आएगा, खिचड़ी बना के, नहीं खिचड़ी जो है सही है कि नहीं, उसमें कहीं कोई जो है छिपकली तो नहीं गिर गई, चूहा तो नहीं मरा हुआ पाएगा, और थोड़ा बहुत जो है करप्शन, कुछ चावल बेचने के फेयर में रहते हैं, कभी कुछ पेड़ बेचने के फेयर में। तो और इससे मौका मिला तो उनको जाति आधारित जनगणना में लगा दो, जनगणना में लगा दो, नॉर्मल जनगणना में, या फिर तुम उनको चुनाव ड्यूटी में भेज दो, मतलब BLO बना दो। मतलब शिक्षक को शिक्षा के अलावा सारे काम में लगा रखा है बिहार सरकार ने। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी ये सीन है। दूसरा,
तो अब यहाँ पे 2,40,000 लोगों को लगाया गया जातीयधारी जनगणना में, और उन्होंने 29 मिलियन घरों को चूज किया है। ओके, दूसरा फेज स्टार्ट होना था अप्रैल से, लेकिन अप्रैल से स्टार्ट हुआ भी, और तब तक एक PIL दाखिल हो गया इसके खिलाफ में, कहाँ पे, पटना हाई कोर्ट में एक जो है PIL दाखिल हो गया, और इस पे जो है हाई कोर्ट स्टे लगा देती है। किस पे स्टे लगाती है? सर्वे पर, कि जब तक इस पर निर्णय नहीं लेंगे क्या होगा, सर्वे नहीं होगा। तो दूसरा फेज थोड़ा सा डिले हो गया, क्यों? क्योंकि जब तक हाई कोर्ट अपना निर्णय नहीं सुना देती, तब तक जो है आगे नहीं हो पाता। तो बिहार में बड़े खुश थे बहुत लोग कि भाई अब जातीयधारी जनगणना नहीं होगी, हाई कोर्ट तो स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट इसलिए स्टे लगाया था ताकि निर्णय पहले पक्ष चुन ले, दोनों पक्ष सुनेंगे और उसके बाद जो है निर्णय लेंगे। PIL में यह कहा गया कि भाई इसमें नागरिकों का पहला तो यह कहा गया कि ये जनगणना है और जनगणना कराने का जो अथॉरिटी है वो केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। और दूसरा ये कहा गया कि ये नागरिकों के प्राइवेसी को हनन करता है, प्राइवेसी को इंक्रोच करता है। वकीलों ने पक्ष रखा, महाधिवक्ता बिहार की तरफ से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा बिहार सरकार की तरफ से, और सारे निर्णयों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने वैलिड बता दिया सर्वे को। सरकार ने कहा कि हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम फ्यूचर में हम अपनी पॉपुलेशन के लिए, हम अपनी राज्य की प्रजा के लिए, जनता के लिए कैसे सही तरीके से योजनाओं को लाएं, उसके लिए हम सर्वे करा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा वर्ग अभी भी पिछड़ा हुआ है जिनके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स चला सकते हैं, किस वर्ग को और मजबूत करने की जरूरत है, कौन सा वर्ग पहले से अगर आगे चला गया है, कौन सा वर्ग पीछे चला गया है, यह कराना आवश्यक है। और उन्होंने पेश किया, देखिए ये मेरा 17 पॉइंट्स हैं, और ये 17 पॉइंट्स जो हैं ये सिर्फ वही पॉइंट्स है जिसमें यह पूछा गया है कि इसमें यह बातें पूछी गई हैं जिससे यह पता लगे कि किस हद तक लोग आर्थिक रूप से सक्षम हुए और किस हद तक लोग सामाजिक रूप से सक्षम हुए। हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हमें जनगणना कराना भी नहीं है, तो हमें सर्वे से पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाएंगे। दूसरा ये कि ये कहीं से भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये स्वेच्छा से लोग बताएंगे, स्वेच्छा से लोगों को बताना है, इसमें कहीं कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है लोगों से, ठीक है ना। लोगों को स्वेच्छा से ही बताना है ताकि उनके लिए योजनाओं को लागू की जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है क्योंकि 2007 का के पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो विवाद है उसमें यह कहा गया कि हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। 2017 में के पुट्टुस्वामी का एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर यहीं पर इस केस के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह वैलिड है, इसको हम नहीं रोकेंगे। तो जब नहीं रोकने का ऑर्डर आया तो फिर से जनगणना शुरू हो गया, तो सेकेंड फेज होगा, और सेकेंड फेज का जनगणना हुआ, और सेकेंड फेज के जनगणना हो रहा था उसी दौरान एक और PIL दाखिल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, उसी में बड़ा विवाद हुआ था हलफनामा को लेकर के, जिसमें पहले जो है केंद्र सरकार ने कुछ और हलफनामा दाखिल किया, फिर तुरंत शाम होते होते कुछ और हलफनामा दाखिल किया, तो उसमें बड़ी छीछा-लेदर हुई थी केंद्र सरकार की। तो वहां पर भी वैलिडिटी हो गई इस सर्वे की, और अंततः नीतीश कुमार जी के रिपोर्ट सबमिट हुआ, और अंततः जो है नीतीश कुमार ने इस रिपोर्ट को एक समराइज फॉर्म में, क्योंकि ये तो बहुत लंबी रिपोर्ट होगी, बहुत मोटी पुस्तक में, लेकिन समराइज तरीके से इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दिया। अब देखने की बारी है कि किस वर्ग से कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे कि किस वर्ग से कौन लोग आते हैं। देखिए जी, जब जनगणना हुआ तो जनगणना होने के क्रम में हमें पता लगा कि टोटल जनसंख्या हमारी जो है, इसे जनसंख्या भी पता लग ही गया है ना, क्योंकि जब काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। तो इससे यह पता लगा कि टोटल जनसंख्या जो हमारी है, पहले कितनी थी?
10 करोड़ 40 लाख के करीब में। अभी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 13 करोड़ 7 लाख 25,310, राउंड फिगर में 13.07 करोड़। तो हमारे पास अगली बीपीएससी जब आएगी एग्जामिनेशन, तो इसमें स्पष्ट रूप से पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार या जातिगत जनगणना के अनुसार या सर्वे के अनुसार 13.07 करोड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन हो गई है। अर्थात लगभग एक झारखंड के बराबर हमने पिछले 12 सालों में अपनी जनसंख्या को बढ़ा लिया है। बड़ी हम लोग इस मामले में बड़ी तेज लोग हैं हम लोग नहीं, और जनगणना बढ़ाने में हमारा कोई जो है ना तुलना नहीं है। अब यहां पे देख जरा सा जातिगत आधार पे, अब सिर्फ बात करूं मैं पिछड़ा वर्ग की, बात करूं मैं पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की बात करता हूं मैं, अदर बैकवर्ड कास्ट की, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? यादवों की है 14 कुछ प्रतिशत। मैं देख लेता हूं उसको। तो टोटल इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अदर बैकवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड़ 54 लाख 63,936। अर्थात प्रतिशत में ये कितना बनता है? 27.1286%, अर्थात 27.13%, अर्थात लगभग 27%। तो 3.5 करोड़ मतलब 3 करोड़ 54 लाख 63,936 जनसंख्या है किसकी? ओबीसी की। और फिर ओबीसी के अंदर ही एक लायक है ईबीसी, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी। अब ईबीसी कितना है? ईबीसी है 4 करोड़ 70 लाख 80,514। अब इसमें कितनी जातियां हैं? टोटल 214 जातियां शामिल है इसमें। टोटल कितनी जातियां शामिल है? 214, जिसमें से अकेला ईबीसी 112 जातियां रखता है और ओबीसी 29 जातियां का एक कॉम्बिनेशन। ईबीसी में कितनी जातियां हैं? 112 जातियां। तो अब यहां पर टोटल कितने हो गए? 36.01%, अर्थात लगभग 36% जनसंख्या जो है वो ईबीसी में आता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है। 4 करोड़ 70 लाख 80,514। ठीक है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, जिसमें शर्मकार आते हैं, जिसमें पासी आते हैं, दुसाद आते हैं, धोबी जिसको रजाकार कहा जाता है, रजक, वो लोग आते हैं। कितने हैं? 19.65%, 19.6518%, जो लगभग होता है 2 करोड़ 56 लाख 89,820। ठीक है, ये अनुसूचित जातियों की संख्या है। और अनुसूचित जाति एसटी, अच्छा अनुसूचित जाति कौन है? सॉरी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब बिहार में इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि झारखंड का लगभग 45% हिस्सा, 46% हिस्सा चला गया झारखंड में बिहार का, और वो सारा का सारा ट्राइबल रीजन था, चाहे वो मुंडा हो, उराव हो, संथाल हो, सारी की सारी जो है जनजातियां कहाँ चली गई? झारखंड में चली गई। तो ये जो सदर्न बिहार जो है, जो हमारा दक्षिणी बिहार है, उसी हिस्से में जो है शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि वो झारखंड से लगने वाली सीमा है। थोड़े बहुत शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो वेस्ट चंपारण साइड में हैं। खैर, तो यहाँ पे देखिए जरा अनुसूचित जनजाति, तो ये है 21,99,361, अर्थात 22 लाख के करीब में, 1.68% के करीब में इनकी जनसंख्या है। और अब आती है अनरिजर्व्ड की, जिसके लिए 50% आरक्षण है, 50% अनरिजर्व्ड सीट्स होती है ना। अब कितनी जनसंख्या के लिए हम 50% अनरिजर्व्ड रख रहे हैं? इसी बात पे ये मुद्दा है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है कि भाई मात्र 15% अनरिजर्व्ड लोग हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, मात्र 15% के आसपास, 16% के आसपास हैं, और उनके लिए 50% अनरिजर्व्ड में चला जाता है। जबकि अन्य जो रिजर्व्ड हैं, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, और उनके लिए मात्र 50% है। तो भाई सीलिंग तोड़ो, है ना, ये जो है सीमा जो है, उस सीमा को, लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बात करें जरा सा अनारक्षित की, बात करें यदि,
तो अनारक्षित में हम देख रहे हैं क्या कि लगभग 5.52%, मतलब 15.52%, लगभग 15.5% जनसंख्या ये अनारक्षित में आती है, जो 2,02,91,679 जो है यह बनता है संख्या में। तो हमारी जनसंख्या अनारक्षित में कितनी है? 2,02,91,679, जो लगभग 15.5% बनता है। तो कुल हो गया 13,07,25,310, 100%। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो टोटल जनसंख्या मिला के लगभग 85% है। क्या देखेंगे हम कितना है? अगर ये 15.52 है तो 84.5%। क्या हो गया? पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और एससी एसटी मिला के। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरऑल पिक्चर हमारे जनसंख्या का, और किस वर्ग से कितनी जनसंख्या। थोड़ा सा और इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके देखते हैं जाति। अब ये तो अब ओबीसी में कौन है, ईबीसी में कौन है, हमें पता ही नहीं है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और तोड़ के देखते हैं। ओके, तो जरा सा देखो, जरा इसको थोड़ा सा और डेमोग्राफिक जो है, डेमोग्राफी को हम और तोड़े जरा। अच्छा, मुसलमानों की तो हमने बात ही नहीं की। मुसलमान लगभग कितने हैं? 17.7%। मुसलमानों की हमने बात नहीं करी। अच्छा चलो बात करते हैं यहां पे हिंदूज कितने हैं टोटल। देखो जी, लास्ट जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के समय में ही हुआ था 1931। या तो हमको लग रहा है हर जानने वालों को पता है कि लास्ट जनगणना जाति आधारित कब हुई थी? 1931 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं थी। और 1931 का भी जाति आधारित जनगणना कितनी ज्यादा जो है सही थी, उसमें फॉल्ट नहीं था, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। तो यहां पर देखो जी, बिहार का पॉपुलेशन 1931 में कितना था? 24 मिलियन। 24 मिलियन अर्थात 2,40,00,000। 2,40,00,000 के करीब में 2.4 करोड़। 2.4 करोड़ क्या थी? बिहार की जनसंख्या थी 1931 में। आज के वक्त में कितनी है? 130 मिलियन, अर्थात 13.07 करोड़। अब इसमें अगर धर्म के आधार पे चले, तो धर्म के आधार पे अगर हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करें तो यहां पर 85.2% 1931 में कौन थे? हिंदूज थे। इसमें घटा है संख्या, प्रतिशत में घटा है, 82% हो गया। जनसंख्या बढ़ा है संख्या में, लेकिन प्रतिशत यदि देखा जाए तो जहां हिंदुओं की प्रतिशत जो है 1931 में 85.2% थी, वहीं अब यह घट के 82% हो गया। अब इसी पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति कायम रहे, अब इस पे वाद विवाद करेंगे, जो है फॉल्स एलिगेशंस लगाएंगे, फॉल्स व्हाट्सएप जो है न्यूज चलाएंगे, और बार बार यह दिखाने की कोशिश करेंगे देखो जी हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हिंदुओं में प्रजनन दर कम हुआ है, मुसलमानों में भी प्रजनन दर कम हुआ, लेकिन हिंदुओं के कंपैरिजन में उनका प्रजनन दर ज्यादा है, रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है, इसलिए उनका पॉपुलेशन प्रतिशत में भी बढ़ा है और जनसंख्या में तो बढ़ा ही है ना। तो अब मुस्लिम्स कितने प्रतिशत थे? 14.6% थे। अब ये बढ़ के कितने हो गए? 17.7% हो गए हैं बिहार। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 99.8% जो है हिंदू मुस्लिम मिला के थे, अभी 99.7%। तो 0.3% में कौन है? 0.3% में ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, नास्तिक हैं। ये लोग कितने प्रतिशत में आते हैं? 0.3% में ये काउंट होते हैं। बाकी और भी पारसी हैं, सिख हैं, एक तो बड़ा इनको हिस्सा है, सिख है, बिहार में सिख रहते हैं। तो ये प्रतिशत कितना है? 0.3% में ये टोटल है, जबकि हिंदू मुस्लिम मिलाकर कितने हो गए? 99.7%। तो प्रतिशत में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, प्रतिशत में हिंदुओं की संख्या घटी है 1931 के कंपैरिजन में। अब जरा कास्ट के आधार पे हम आ जाते हैं।
अब देखो 1931 में ब्राह्मणों की जो प्रतिशत थी वो 5.5% थी। ब्राह्मणों की जो प्रतिशत रही वो कितनी थी? 5.5%। यह घट के प्रतिशत में 3.7%। हालांकि अनारक्षित में सबसे अधिक ब्राह्मण ही है, जो अनरिजर्व्ड है उसमें सबसे अधिक ब्राह्मण ही है ना। लेकिन 1931 से यदि कंपेयर करें आप तो यह प्रतिशत बड़ी मात्रा में घटती हुई दिखती है। ब्राह्मणों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए अब दिक्कत यह है कि बहुत समय से ब्राह्मण सिर्फ पठन पाठन में रहे, पूजा पाठ के कार्यक्रम में रहे, इसीलिए उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत डाइवर्स नहीं हो पाया है। अब जाकर के ब्राह्मणों में थोड़ी सी जागरूकता बहुत बढ़ रही है और बढ़ी भी है, और अच्छे अच्छे पोस्ट पे, हालांकि आप देखो तो अब जो है यूपीएससी में ही देख लो या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे अपर कास्ट की जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व दिखेगी। इसके पीछे कारण है। कारण इसलिए है क्योंकि ये जो अपर कास्ट भले ही जनसंख्या के मामले में लगभग 15% के करीब में थी इंडिपेंडेंस के समय में, लेकिन ये बड़ी पढ़ने वाली क्लास रही है। और इसके और पढ़ने वाली क्लास इसलिए रही क्योंकि ये प्रिविलेज्ड क्लास रही है। प्रिविलेज क्लास किसके कंपैरिजन में? अनप्रिविलेज्ड, मतलब जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके कंपैरिजन में ये पढ़ी लिखी क्लास है, प्रिविलेज्ड है। इनको विशेषाधिकार मिला हुआ है बहुत हद तक जो है पिछड़े हुए वर्ग के रिस्पेक्ट में ये बहुत जो है कहते हैं ना कि जन्म के साथ ही मुंह में चांदी के चम्मच लेके पैदा होना, वो वाली वर्ग रही है काफी हद तक। हाँ, ये अब बहुत लोग इस पे आर्ग्यू करेंगे सर कि क्या अनरिजर्व्ड में गरीब नहीं होते? होते ही हैं, हर वर्ग में गरीब हैं। लेकिन मैंने बोला कि इसमें बहुत कम प्रतिशत है जो गरीबी की संख्या में आता है, जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने जो समय के अनुसार से बदला नहीं, वहीं पिछड़ा रह गया तो गरीब रह गया। लेकिन जो समय के साथ बदलता चला गया, पठन पाठन का तो इनका प्रिविलेज रहा है, पढ़ने का प्रिविलेज रहा है, मजबूती रही है, समाज में इनकी मजबूत स्थिति रही है। तो जो बदला नहीं समय के साथ, उसका फायदा नहीं उठाया, वो पिछड़ा रह गया, गरीब रह गया। और जो उसका फायदा उठाया वो जो है मजबूत हुआ। तो उसके आधार पे जो है इन्होंने बड़ी सरकारी नौकरियों में इन्होंने अपनी वर्चस्वता स्थापित की है। अभी भी देखिएगा तो जो पोस्ट हैं, हायर पोस्ट हैं, चाहे IAS IPS यूपीएससी के थ्रू या PCS के थ्रू, वहाँ पे सारे हायर पोस्ट पे अधिकतर अनरिजर्व्ड हैं। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अब देखो जी, मैं एक यूपीएससी का एग्जाम्पल लेता हूँ। यूपीएससी में जनरल के लिए अंतिम सीमा है 32 वर्ष, जबकि ओबीसी के लिए 32 वर्ष किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए। जबकि ओबीसी के लिए यह 35 वर्ष है। इसका मात्र 6 वर्ष जो है, 6 अटेम्प्ट मिलता है। कितना अटेम्प्ट मिलता है? 6 अटेम्प्ट मिलता है। इनको 9 अटेम्प्ट मिलता है। ऐसे ही SC ST को अनगिनत अटेम्प्ट मिलता है। अब बताओ, अब इनके ऊपर तो प्रेशर रहता है, ये मेहनत करके कम एज में ही ये पोस्ट निकाल लेते हैं, जबकि दूसरे जो ओबीसी हैं या SC ST हैं, ये एक मिनट रुकिए, एक तो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं तो वहां तक पहुंचने में इनको समय लगता है, और जब पहुंचते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करते तब तक इनका एज का बहुत बड़ा भाग निकल चुका होता है। तो एक तो लेट से प्रिपरेशन करना शुरू, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत नहीं है, तो इनको और एडुकेशनली ये बहुत उनके रिस्पेक्ट में जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनके रिस्पेक्ट में इनका एडुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे एडुकेशन सिस्टम से आते नहीं है, तो समय लग जाता है इनको कम्पीट करने में, तो बहुत लेट से निकाल पाते हैं एग्जाम में। एक और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, उनमें से एक फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर ये बहुत कम समय में निकाल लेते हैं। इनके ऊपर प्रेशर है कि भाई 6 अटेम्प्ट में ही निकाल लो, इनके ऊपर कम प्रेशर है, 9 अटेम्प्ट इनको मिल रहा है, 35 वर्ष मिल रहा है। SC ST को और ज़्यादा अटेम्प्ट मिल रहा है और उम्र मिल रहा है, तो ये कम एज में निकालेंगे तो इनका प्रमोशन भी जल्दी होगा। 21 साल 22 साल 25 साल 26 साल 27 साल के एज में निकालेंगे। OBC SC ST वाले 32 साल 35 साल 36 साल में निकालेंगे, तो प्रमोशन जो होगा वो पहले उनका होगा। तो हायर पोस्ट पे पहले कौन पहुंचता है, इसीलिए हायर पोस्ट पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है अनरिजर्व्ड का उनका। अब यहाँ पे राजपूत देखें, राजपूत 5% थे, अभी बढ़ के कितने प्रतिशत रह गए हैं? 3.5, 1.5% की कमी है राजपूतों की संख्या में। और कायस्थ 1.3 में। अब हमको लग रहा है ना
कि कायस्थ लुप्त प्राय प्राणी हो जाएगी बिहार में, इसका कारण यह है कि पलायन बड़ी संख्या में हुई है। अच्छा, ये जो प्रतिशत घटता हुआ दिख रहा है ना, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन रेट के कारण नहीं हुआ होगा कि भाई इन्होंने बच्चे पैदा करना कम कर दिए, ये पलायन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में रोजगार के बहुत बड़े साधन नहीं है। अब रोजगार के बहुत बड़े साधन नहीं है तो बिहार में रुक के करेंगे क्या? तो बड़ी मात्रा में अपर कास्ट से पलायन हुआ है आउट ऑफ द स्टेट, है ना। बिहार छोड़ करके बाहर बसने वाले दिल्ली, मुंबई, इवन अमेरिका और विदेशों में बसने वालों की संख्या बढ़ी है बिहार में। तो ये सिर्फ रिप्रोडक्शन, प्रजनन दर के कारण कि भाई प्रजनन दर इनकी कम हो गई, अब ये बच्चे कम पैदा करते हैं, पहले 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करते थे, अब 1-1, 2-2 ही बच्चे पैदा करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन का यही एक फैक्टर नहीं है पलायन। हालांकि पलायन तो सबसे ज्यादा पलायन तो निचले वर्ग से होती है, लेकिन ये पलायन टेम्पररी है, वो जाते हैं और फिर वापस अपने स्टेट में लौट भी आते हैं। अभी छठ में दिखेगा, वो भीड़ दिखेगी अभी दिवाली छठ में, जब दिल्ली, मुंबई, पंजाब से ठसाठस, वहीं तो पता चलता है रियल इंडिया, उसी वक्त तो पता चलता है कि देखो जी कितनी जो है नौकरियां लोग बाहर कर रहे हैं बिहार की। दिल्ली में देखो 40 लाख बिहारी हैं, दिल्ली में 40 लाख बिहारी हैं, मैं भी उनमें से हूं, जो एक नई उम्मीद की किरण लेकर के दिल्ली में आए हुए हैं कि कुछ कर गुजरना है ना। तो यहां पर 5% से 3.5% हो गया है। कायस्थ अभी बिहार में लुप्त प्राय होता जा रहा है। अब ये कितने हो गए हैं? 1.3% से 0.6%। एक वक्त कायस्थ जितना जो जमींदारी क्लास, जमींदारी जो चलती थी बिहार में, उसके पीछे दिमाग किसका होता था? इसी कायस्थ वर्ग का तो था। यही कायस्थ वर्ग तो बिहार में जमींदारी सिस्टम संभाले हुए था, पढ़ा लिखा क्लास यही तो था, ठीक है ना। और ये जो है भूमिहार अपने आप को ब्राह्मण की संज्ञा में मानते हैं, ब्राह्मण ही एक तरह के माना जाता है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, तो वो ब्राह्मण नहीं है। वो ये एक वक्त में ब्राह्मण की कैटेगरी में थे, लेकिन ज्यादा भूमि हो जाने के कारण ये किसानी में चले गए, किसान बन गए और पूजा पाठ का काम छोड़ दिया इन्होंने। तो अब ये भूमिहार, नाम ही है भूमिहार, भूमि को हरने वाले, भूमि को रखने वाले, ये इन सबसे बड़ा भूमि लैंडलॉर्ड्स ये लोग हुआ करते थे। तो भूमिहार की जो प्रतिशत है वो 3.6% से घट के कितना हो गया? 2.9% हो गया है। तो अब उस समय जो है, और बाकी इसमें मेन मुख्य अपर कास्ट को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां पे देखने को क्या मिला कि भाई सारे जितने भी ब्राह्मण, जितने भी अपर कास्ट है, उसमें कैसे जो है कमी आई है। अब आते हैं जरा सा ओबीसी क्लास में। ओबीसी क्लास में जरा सा देखें हम लोग, ओबीसी क्लास में जरा सा हम लोग देखते हैं क्या सीन है। सारे ओबीसी क्लास को नहीं लिया गया, बहुत सारे 29 कास्ट हैं ओबीसी में, उसमें मुख्य कास्ट को ही सिर्फ इंक्लूड किया गया है। मैं बता दूं 29 कास्ट है ओबीसी में, जिसमें से सिर्फ यहां पे मैंने मुख्य 4 लिए हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कि अरे ये इतना कम कैसे है भाई, प्रतिशत में भी सर ने बताया कुछ और, यहाँ पे प्रतिशत कुछ और है। नहीं, यहाँ पे 23% दिखा रहे हैं आपको हम, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मुख्य 4 दिखाया जा रहा है। तो देखो जी, यादव का 12.7% रहा था, लेकिन इसकी जनसंख्या बढ़ी है। यादव ने अपनी प्रजनन दर को तेज किया है, पॉपुलेशन बढ़ाया है, और 14.3% हो गई है इनकी जनसंख्या। ओबीसी का सबसे बड़ा हिस्सा यादव है, ठीक है। कुशवाहा वर्ग जो ओबीसी में है, एक बहुत बड़ा वोट पॉलिटिक्स है कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा वहां के एक बड़े नेता हैं, जिनका ग्राउंड लेवल पे कहीं कोई पकड़ नहीं है। कभी जो है अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, कभी जो है किसी पार्टी के साथ चिपक जाते हैं। अभी खुद कुछ दिन पहले विलय कर लिया था जदयू के साथ, और वहां पे थोड़ी बहुत मनमुटाव हुई तो फिर से निकल लिया, है ना। तो बहुत बड़ा इनका जो है, कहा जाए ना कि ग्राउंड लेवल पे इनका पकड़, वो पकड़ है नहीं। फिर भी कुशवाहा वर्ग 5% था, अभी ये 5.8% की कमी के साथ 4.2% पर है। कुर्मी, जिस वर्ग से खुद नीतीश कुमार आते हैं, कुर्मी वर्ग, इसी वर्ग से नीतीश कुमार आते हैं। इसका टाइटल आपने सुना होगा, पटेल, है ना। तो कुर्मी जो है
वो 3.3% था, घट के कितना हो गया 2.9%। और बनिया वर्ग में, बनिया वर्ग जो है ये उल्टा हो गया है, शायद उल्टा हो गया है प्रतिशत में। ये इसको मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा बनिया वर्ग का जो है, इस बनिया वर्ग को मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं जरा सा जो है थोड़े से ईबीसी में। जरा सा देखें जरा। अच्छा, अब यहां पे ईबीसी में आइए। ईबीसी में केवट, केवट किसको था, मलाह, मलाह, निषाद, है ना, केवट। रामायण में केवट आपने सुना होगा, जब चित्रकूट जाते हैं और पार करते हैं नदी, तो उस समय उसी केवट ने जो है उनको पार कराया था। 0.8% जो है उनकी जनसंख्या थी, और अब बढ़ के 0.9% है। हमारा जो विधानसभा है, जो सुगौली विधानसभा पड़ता है, वो उसमें जो है बहुत बहुत मलाह लोग हैं, बहुत। यहाँ की वहाँ का जो विधानसभा है मलाहों के वोट पे ही टिका हुआ है। मलाह जिधर जाएंगे, निषाद जिधर जाएंगे, उधर ही जो है वो जीत होगी। तो हालांकि वहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है और राजपूतों की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन मलाह वर्ग भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे है। तो निषाद जो है 0.8% था और 0.9% हो गया है। अच्छा, वहाँ के एक बड़े विकासशील पार्टी है वहाँ पे, मुकेश सहनी का हवा हवाई पार्टी है। ऐसा कहीं कोई ग्राउंड लेवल पे मलाहों की राजनीति करता है, निषादों की राजनीति करता है। निषादों के लिए कुछ किया नहीं है इसने, लेकिन निषाद के नाम पे वोट पॉलिटिक्स करता है। यही करने की हमारे विधानसभा में यह खड़ा हुआ था और बुरी तरह से हार गया। केवट, ओके। तो ये केवट और मलाह को एक कैटेगरी में, अच्छा मलाह, ओ सॉरी, तो केवट जो है, केवट और मलाह दोनों ही मछली का काम करते हैं, दोनों का रिलेशन नदी की, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। मलाह का जनसंख्या कितना है, 1.9% बढ़ के कितना हो गया 2.6%। सॉरी इस चीज के लिए, केवट और मलाह जो है दोनों एक ही पेशा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तेली, तेली 2.8% था, अभी भी 2.8% है। धानुक 2.2% थे, अब 2.1% है। प्रजापति, मौर्य, कुम्हार, केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुना है ना, प्रजापति, है ना, मौर्य। ओबीसी में है 1.2% था, 1.4% कुम्हार, जो बर्तन बनाने का काम करता है, किस चीज की, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है कुम्हार। बढ़ई, बढ़ई वर्ग 1.0% था, बढ़ के 1.5% हुआ है। और कहार, कहार जो है 1.8% था, 1.6% हो गया घट के। तो इस तरह से किसी जातियों में जनसंख्या की प्रतिशत में बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रतिशत, और किसी में घटता हुआ भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में देखते हैं कुछ मुख्य एससी कैटेगरी को, कुछ मुख्य एससी कैटेगरी को हम देखें जरा, और फिर आगे बढ़ते हैं। चमार, जिसको मोची भी कहा जाता है, रविदास भी कहा जाता है, बड़े इस संत हुए रविदास, उनके आधार पर इनको चर्मकार, ये चमड़े का काम करते हैं, और खासतौर पे मरे हुए जानवरों के चमड़े निकालने का कार्य करते थे। अभी थोड़ी सी स्थिति इनकी बदली है, लेकिन धरातल पे अभी भी वही स्थिति है। सामाजिक रूप से बड़े छटे हुए क्लास है, बड़ी इनको छांट के रखा जाता है। अपर क्लास इनको जो है बहुत अलग करके रखती है। पहले तो गांव में एंट्री भी नहीं दी जाती थी, तभी एंट्री दी जाती थी जब कोई जानवर मरे और उनको उठा कर ले जाना होता था, या चमड़ा से संबंधित कोई काम था। हमारे देखेंगे एससी कैटेगरी का जो खासतौर पे गांव है या इलाका था, वो गांव के सबसे आउटर पोर्शन में बनाया जाता रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कई सारे गांवों में कि एससी के जो गांव हैं, जैसे ये चर्मकार हो गए, या मुशहर हो गए, पासी हो गए, मेहतर हो गए, जिनको हमारे यहाँ जो साफ सफाई का काम करते हैं, नालियों के और टंकियों की साफ सफाई का काम करते हैं, मेहतर वर्ग। इसी वर्ग से शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आते थे। तो ये सब जो क्लास है, इनका जो टोला है या गांव है, वो गांव के सबसे बाहरी पोर्शन में होता था। जैसे हमारे यहाँ एक चमार टोली है, तो चमार टोली एकदम हटके है,
है ना। देखेंगे डोम टोली होता था, जैसे हमारा एक ब्राह्मण तो ब्राह्मण टोली क्या था, ब्राह्मणों का गांव है, उसका अगल बगल कोई बच सकता है, लेकिन एससी कैटेगरी का लोग नहीं बच सकता था, वो एकदम अलग रखा है। ये यही तो सामाजिक भेदभाव थी, यही सामाजिक भेदभाव ने इस वर्ग को एकदम अलग थलग करके रख दिया, और यही कारण है कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है। इतने अधिक ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, और सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं पिछड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से पिछड़े हुए हैं ये लोग। इन्होंने यहां से ये लोग मान बैठे थे, इतनी सदियों से ये इनको दबाया जाता रहा है, इतनी सदियों से इनको दबाया जाता रहा है, यहां से इनके मन में बैठ चुका था कि हम गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन अब सजगता आ रही है, शिक्षा ही सजगता लाएगी ना, शिक्षा ही सजगता लाएगी। शिक्षित हो रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही होना चाहिए। शिक्षित होना आवश्यक है, तब तो अपनी हक का नॉलेज होगा। बाबा साहब ने तो यही किया है ना। तो शिक्षित होना जरूरी है, हर वर्ग का शिक्षित होना जरूरी है। महिलाएं पहले शिक्षित नहीं थी तो उनको अपने हक का नॉलेज नहीं था, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं तो अपनी हक की लड़ाई लड़ती हैं, है ना। महिलाओं को दबा के रखा जाता था, अभी महिलाएं जो है अग्रसर, बहुत मुखर है अपने अधिकारों के लिए, अपने शिक्षा के लिए। इसमें नीतीश कुमार ने बड़ी कमाल का काम किया है, इसमें इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट में, नारी सशक्तिकरण में नीतीश कुमार का कहीं कोई जवाब नहीं है। ये तो इसके लिए तो मैं एक बहुत अच्छा ताली बजाऊंगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि पिछले 18 सालों में इन्होंने कमाल का काम किया नारियों के लिए। चाहे वो पंचायत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण हो, चाहे वो स्कूल जाती लड़कियों के लिए पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, चाहे वो 10th पास करने वाली लड़कियों को 10,000 रुपया देना हो, चाहे वो 12th पास करने वाली लड़कियों को रुपया देना हो, या ग्रेजुएशन पास करने वाली लड़कियों को रुपया देना हो, चाहे वो 35% का आरक्षण देना हो सरकारी नौकरियों में, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में आरक्षण देना हो महिलाओं को, चाहे बीपीएससी पास करने वाली महिलाएं और यूपीएससी की प्रीलिम्स पास करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपया देना हो, हर मामले में इन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो महिलाएं, और चाहे चाहे एक बड़ा कमाल नियम लाया था उन्होंने, बड़ा कमाल कानून बनाया, क्या, शराबबंदी का। ये शराबबंदी का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? शराबबंदी का सबसे बड़ा फायदा, हालांकि होम डिलीवरी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि घर पे पहुंच जाता है शराब, लेकिन शराब का सबसे बड़ा फायदा हुआ है महिलाओं को, क्योंकि जो मर्द पहले कमाते थे और पी के घर पे आते थे और मारपीट करते थे, एक तो आय का भी खत्म करते थे और घर में हिंसा करते थे, अब उसमें कमी आई बड़ी जोरदार। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो महिलाएं एक बड़ा वर्ग है जो मतदाता है नीतीश कुमार की। तो यहाँ पे दुशाद का तो यहाँ पे चमार, मोची, रविदास, चर्मकार की जनसंख्या पहले 4.6% थी, ये बढ़ के 5.3% हो गई है। दुशाद, धरनी या धरई, दुशाद 5.1% थी, ये बढ़ के 5.3% हो गई है। मुशहर जैसे मांझी लोग, अनुसूचित जाति में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या गया जिला का है, पता होना चाहिए, अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या गया जिला का है। और माझी जो जीतन राम माझी हैं, गया से ही जीत के आते हैं। और मुशहर जो है मूस कहते हैं, रैट्स जो चूहे होते हैं वो मार के खाते हैं, पहले ये करते थे, अब थोड़ी सी जागरूकता आई है। पहले 2.3% था, बढ़ के 3.1% हो गया है। पासी वर्ग जो है वो पहले 0.7% थी, अब 1.0% है। तो हमने देखा एससी कैटेगरी में हर एक वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत बढ़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई साहब को जो प्रमुख जो क्लास है, प्रमुख वर्ग जो है जातियों में, उनमें कैसे जो है प्रतिशत बढ़ोतरी या प्रतिशत जो है घटाव हुआ है जनसंख्या के मामले में। तो इसी आधार पे अब यह डिमांड किया जा रहा है कि भाई साहब हमें दे दो, क्या, हमें दे दो अपनी हिस्सेदारी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। क्या दे दो? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के आधार पे हमें हमारी जो है हिस्सेदारी दे दो, ठीक है। तो ठीक है, तो 2024 का चुनाव पूरा जो है बिहार का केंद्रित होगा पॉलिटिक्स के ऊपर, जाति आधारित पॉलिटिक्स के ऊपर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के अन्य राज्यों में भी जाति की कार्ड खेलने से बाज नहीं आएंगे इंडिया ब्लॉक के खिलाड़ी और इंडिया ब्लॉक के नेता, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आएगी। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी चालें चलेंगी, पॉलिटिक्स में तो चालें ही चली जाती हैं, देखते हैं कि किसकी जो है
चालें कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के नेता भी चुप रहने वालों में से नहीं हैं और मजबूत स्थिति हुई है इंडिया ब्लॉक की। अभी हाल फिलहाल जो भी सर्वे आई हैं उसमें इंडिया ब्लॉक को मजबूती से दिखाया गया। हालांकि बीजेपी के एनडीए जो ब्लॉक है उससे अभी वो काफ़ी पीछे है, लेकिन पिछले अगले 8 महीने में क्या करवटें लेती हैं, मौसम कैसा बदलता है राजनीति का, यह देखने वाली बात है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कैसे प्रतिशत या संख्या के मामले में अलग अलग जो है क्लास की जनसंख्या में परिवर्तन आया है। ठीक है, और इसकी आवश्यकता थी ही, इसकी आवश्यकता थी और अब आ चुका है। तो अब आने वाले समय में आशा है कि नीतीश कुमार 2025 में भी जीत के अगर आते हैं, राजनीति में क्या होगा कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार की जो वास्तु स्थिति मैं बता रहा हूँ आज के इस वक्त में कि 2025 में भी अगर जदयू और राजद की गठबंधन कामयाब रही, बड़ी रही, कामयाब क्या बनी रही, तो 25 में भी यही जीत के आने वाले हैं। और यह जो है वीडियो सेव करके रख लीजिएगा कि सर ने कहा था, क्योंकि वहाँ पे जो वोट पॉलिटिक्स है ना भाई साहब, वो अलग लेवल का है। 2015 में भी मैंने, जहाँ मोदी जी की लहर चल रही थी, उस समय भी मैंने बोल दिया था कि जदयू और राजद साथ में जीत के आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों एक अलग लेवल की वोट पॉलिटिक्स करेंगी। और जाति आधारित जो है वोट पॉलिटिक्स हुआ और उस समय बीजेपी बहुत पीछे रह गई। 2025 में भी यही होने के चांसेज हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में बीजेपी जो है थोड़ी सी कमजोर होगी, सीट जीत के आएगी, लेकिन उसमें भी लोकसभा में भी जो है स्थिति उतनी मजबूत रहने वाली नहीं है। इसका कारण यह है कि बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। कहाँ पर? बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है। एक सुशील मोदी थे, उनको मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में लाके बैठा दिया। हालांकि ग्राउंड लेवल पे सुशील मोदी का भी उतना पकड़ है नहीं, लेकिन फिर भी एक चेहरा तो थे बीजेपी का वहां पे। आज के वक्त में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है जो राज्य के स्तर पे एक प्रभाव डाले। छिटपुट अपने अपने जोन में, अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावित करने वाले नेता हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हों, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो, राधा मोहन सिंह हो। ये सब अपने अपने पॉकेट्स में प्रभावित करने वाले नेता हैं, लेकिन राज्य के स्तर पे कोई ऐसा नेता नहीं है। और वहां पे कोई चुनाव, चेहरे के साथ चुनाव भी नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि ये हाल हो जाएगी, जैसे ही चेहरा वहां पे अनाउंस किया जाएगा वहां पर हो जाएगी बंदरबांट, भीतरघात, और सब नेता एक दूसरे के टांग खींचने में लग जाएंगे। तो बीजेपी की स्थिति देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही मजबूत दिखती है, बिहार में भी और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कुछ दिखता है। बीजेपी में यदि नरेंद्र मोदी का चेहरा इस वक्त हटा दिया जाए तो एक सर्वमान्य नेता कोई दिखता नहीं है जो भारत के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे बीजेपी को लेकर के चलने वाला हो। तो अगली चुनाव भी बिहार की लोकसभा की हो या राज्यसभा विधानसभा की, वो भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ी जाएगी। हालांकि उस बिहार में इतनी कामयाब नहीं रहेगी, मैं ये लगभग आश्वस्त हूँ। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों ही चुनावों में सीटों की संख्या कम होने वाली है बीजेपी की। चलिए, तो राज्य के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे क्या होगा वो समय बताएगा। ये थी आज की जातीय आधारित जनगणना पर एक लेक्चर वीडियो। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे फिर अगला किसी सब्जेक्ट पर, अगले किसी बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे। हाल फिलहाल बहुत सारी इंटरेस्टिंग विषय आई है, एक इंटरनेशनल लेवल की टॉपिक्स भी हैं कई सारी, जैसे फिलिस्तीन और इसराइल की जो समस्या है वो बहुत ज्वलंत तरीके से उभर के आई है अभी पिछले 2 दिनों में, जहाँ पे हमास ने अचानक से हमला किया है इसराइल के ऊपर और इसराइल में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया है हमास के ऊपर और गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, और वहाँ पर जो है बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। तो उस मुद्दे पे भी हम वीडियो बना सकते हैं और हो सकता है होपफुली उस मुद्दे पे हम वीडियो लेकर के आएँ। और साथ ही साथ जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम खत्म हो गया और इस बार बीपीएससी का पैटर्न पूरी तरीके से यूपीएससी के पैटर्न पे लाने की कोशिश की गई थी। विशेष तौर पे इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस जो हैं, 15 क्वेश्चंस जो हैं, वो यूपीएससी के पैटर्न पे लाई गई थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चंस थे। तैयार रहिए, हम बहुत जल्दी नए नए कोर्सेज लेकर के आने वाले हैं। उस कोर्सेज को प्रमुखता से आपके सामने रखा जाएगा और उसका आनंद लीजिएगा आप। मैं इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मात्र 70 दिन की क्लास में हमने लगभग 40 से ऊपर क्वेश्चंस हूबहू जो है एग्जामिनेशंस में ला के दिखाया है। होपफुली अगले एग्जाम में हम 100+ क्वेश्चन ला के दिखाएंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगला किसी विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।